आता है कि प्रांतों में अगर द्वैत शासन समाप्त हो गया तो क्या फिर केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया? ये कह रहा है कि बात की गई थी इसमें कि हम केंद्र प्रांतों में तो द्वैत शासन बंद कर देंगे और केंद्र में जो द्वैत शासन है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो क्या स्टार्ट हो गया था क्या? अगर प्रश्न आ गया है कि स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, उत्तर है नहीं, केवल प्रस्ताव था। जैसे अखिल भारतीय संघ क्या बन गया था क्या? 1935 के कानून से क्या भारत अखिल भारतीय संघ बन गया था क्या? उत्तर है नहीं। तो फिर अखिल भारतीय संघ का क्या चक्कर था? अखिल भारतीय संघ बनाने की केवल बात थी, केवल प्रस्ताव था, बना नहीं था। तो इसमें भी क्या था? केंद्र में द्वैत शासन लाएंगे, आ गया था क्या? उत्तर है नहीं आया। बस बात थी कि लाएंगे लेकिन हुआ नहीं। तो ध्यान रखना है, इसमें बात थी कि लाएंगे लेकिन लाया नहीं गया। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं जो आप बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना ताकि दिक्कत नहीं आए फिर आप। अब देखो आगे। 11 में से 6 राज्यों में, ये क्या कह रहा है कि 11 राज्य हैं, प्रांत हैं, उनमें से 6, कितने की ये संख्या याद कर लेना। 11 में से 6 में, किसमें? 6 में, जो प्रांतों में, हम देखो अभी देख के आए थे 1919 का कानून, आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने केंद्र की जो विधायिका थी, केंद्र में जो विधानमंडल था, उसमें हमने दो सदन बना दिए थे, एक राज्य परिषद और एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और एक वो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, एक राज्य परिषद, दो बनाए थे केंद्र में। 1919 के कानून से केंद्र में कितने सदन बने? दो। केंद्र में कितने बने? दो। अब ये क्या कह रहा है, 1935 से क्या हुआ, केंद्र में तो दो चल ही रहे हैं, अब प्रांतों में भी विधायिका को कितना बना देंगे? द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब प्रांतों में भी विधायिका में कितने सदन ये कर देंगे? दो सदनों की व्यवस्था कर देंगे। और कितने राज्यों में? 11 राज्यों में से 6 राज्यों में ये लोग क्या बना देंगे? 11 में से 6 राज्यों के विधानमंडल को ये कितना बना देंगे? दो सदनीय। तो ध्यान रखना है, ये कौन कौन से हैं ये नाम याद कर लेना भाई, ये आप याद कर लेना, करने ही पड़ेंगे। एक तो बंगाल, एक बी फॉर बंबई, बी फॉर बंगाल, और बी फॉर बिहार, ये तीन तो हो गए बी। ये तीन हो गए आपके, तीन हो गए बी। बात समझ में आ गई? तो इन तीन जो बी बनाए हैं ना अपन ने, इन तीन का एक तो हो गया बंगाल, एक तो हो गया बंगाल, और एक हो गया बंबई, और एक हो गया बिहार। तो तीन बी का तो ऐसे याद कर लेना आप कि भाई बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, बिहार हो गया, ठीक है भाई। और एक हो गया मद्रास, ये फिर बचा हुआ याद कर लेना आप। एक हो गया मद्रास, एक संयुक्त प्रांत, और एक हो गया असम। ये याद कर लेना, बहुत बार आता है ये, यहाँ से ऐसे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, इस कानून से इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं भाई, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया कि इस कानून ने 11 में से 6 राज्यों में विधानमंडल में कितने अंग बना दिए? दो अंग बना दिए, उसको दो सदनीय बना दिया। कौन कौन से में? बी फॉर बंगाल, बी फॉर बंबई, बी फॉर बिहार, तीन, दो ये हो गए। फिर एक बच गया मद्रास, एक हो गया संयुक्त प्रांत, और एक हो गया असम। ये 6 ऐसे हैं जहां पर दो सदन हो गए हैं। फिर इसने क्या किया, छठा पॉइंट क्या करा है? दलित, दलितों के लिए सामान्य सीटों में से कुछ सीटें इसने क्या कर दी? वही बात, रिजर्व। अब ये देखो, ये बात कहाँ क्यों आ रही है बात? पूना पैक्ट याद करो, पूना पैक्ट में ये कहा गया था, ये सहमति बनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू उसके सॉरी गांधी के बीच में। ये 1932 में 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ था, उसमें एक सहमति बनी, एक राय हो गए थे दोनों कि भाई हम प्रांतों में 147 सीटें रिजर्व कर देंगे। तो ये इस बात पर दोनों राजी हो गए, और केंद्रीय विधानमंडल में हम 18% सीटें रिजर्व कर देंगे। तो बस, जो जिस बात पर पूना पैक्ट समाप्त हुआ था, जिस बात पर सहमत हुए थे पूना पैक्ट में, अब उन्हीं बातों को तो कानून में जगह देनी थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, फिर उसी पूना पैक्ट की बातों को कानून में जगह दे दी, और उन्होंने कहा कि दलितों के लिए अब हम कुछ सीटें रिजर्व करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि पूना पैक्ट में सब कुछ तय हो गया था पहले ही। तो ठीक है, तो दलितों के लिए इसमें कुछ सीटें रिजर्व की गई।
महिला और श्रमिकों, ये देखो आप, अब महिला और मजदूरों को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी इस कानून में ये कहा गया कि श्रमिकों की भी तो आवाज उठाने वाले लोग चाहिए, महिलाओं की आवाज उठाने वाली महिलाएं भी चाहिए। तो इन्होंने श्रमिकों को भी विधानमंडल के अंदर, केंद्र में, राज्यों में, हर जगह उन श्रमिकों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए और महिलाओं के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। तो इनको भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया और दलितों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई। एक देखो 7 नंबर पॉइंट, ये क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये लो, भारत के राज्य सचिव की जो परिषद थी, अब वो जो नाम था ना, आपने ध्यान दिया होगा। अब आप कहोगे सर वह परिषद क्या की, उन तो 15 लोग, हाँ 15 लोगों की टीम ही जो भारत के राज्य सचिव ने सलाह दिया करती, उनकी सलाह के अनुसार फिर राज्य सचिव भारत को पूरा का पूरा भारत संभालता था। ऐसे ही अपन सोच रहे होंगे, 1858 से भारत का राज्य सचिव का पद बनाया गया था, ऐसे ही सोच रहे होंगे। ध्यान रखना, अपने एक नाम लिया था उस टाइम कि जो भारत का जो राज्य सचिव होता था, जो 1858 के कानून से बना था, उस भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए जो 15 लोगों की जो टीम बनाई गई थी, जो सलाह देती थी, हमने उस टीम प्लस उस राज्य सचिव के लिए एक शब्द काम में लिया था, काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद। यानी भारत का जो राज्य सचिव था, उसकी मदद के लिए एक क्या बनाई थी, भारत परिषद बनाई थी। और इस भारत परिषद में 15 लोग तो वो थे जो सलाह देते थे और एक खुद राज्य सचिव था। कुल मिला के इस भारत परिषद में 16 लोग थे। तो अब क्या क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि उस जो राज्य सचिव की जो वो टीम थी ना, 15 15 वाली, ध्यान देना, जो 15 की जो टीम है ना, वो 15 वाली टीम है ना, वो अब खत्म कर देंगे ये लोग। ये क्या करें, जो भारत का जो राज्य सचिव था, उस राज्य सचिव की जो परिषद थी, वो जो 15 लोगों की एक परिषद होती थी, वो परिषद अब खत्म हो जाएगी। तो अब फिर परिषद खत्म हो जाएगी, तो ये कह रहा है कि केवल अब क्या करेगा, वो अपने कुछ चुनिंदा लोग, जिसको कि ये लगे कि यार ये आदमी ठीक है, ये इससे मैं सलाह ले सकता हूँ, इसके साथ मैं सलाह मशवरा कर सकता हूँ, तो जिसको ये ठीक लगे, जिसको ठीक लगे, तो उनके साथ में ये सलाह मशवरा कर सकता है। तो अब केवल और केवल क्या हुआ, तो ध्यान देना है कि अब क्या हो रहा है कि उस जो भारत का जो राज्य सचिव की जो परिषद होती थी 15 लोगों की, वो समाप्त हो गई है। बस अब राज्य सचिव केवल और केवल अपने कुछ चुनिंदा लोग, जिन पर उनको विश्वास हो, जिनसे वो सलाह लेना चाहता हो, केवल और केवल सलाहकारों की टीम रख पाएगा। कोई काउंसिल नाम से कोई चीज अब बची नहीं। यानी जिसको हमने इंडिया काउंसिल कहा था, भारतीय परिषद नाम दिया था, भारत के राज्य सचिव की जो परिषद थी, जिसके लिए हमने भारत के जिसके लिए हमने भारतीय परिषद शब्द काम में लिया था, अब वो भारतीय परिषद खत्म हो गई है। केवल अब इतना पावर था कि राज्य सचिव अपने कुछ विश्वस्त लोगों की एक टीम बना सकता है, जिनसे वो सलाह लेना चाहता है। ये हो गया। फिर ये क्या कह रहा है, मताधिकार का विस्तार हुआ। तो अब देखो, अब चीजें जुड़ रही है ना। 1919 के कानून में क्या सबके पास वोटिंग राइट्स थे क्या? ना। हमने ये पढ़ा था कि 1919 के कानून में भी सीमित मताधिकार था, कुछ एक लोगों के पास ही वोट डालने का अधिकार था। तो वो कौन कौन से थे? तो हमने उसमें पढ़ा था कि 3 कोई प्रावधान थे। एक कोई संपत्ति का प्रावधान था, एक कोई टैक्स का प्रावधान था, ऐसे कुछ 3 प्रावधानों की उसमें बात की गई थी। तो अगर जो 3 मापदंडों की बात की गई थी, 3 पात्रताओं की बात की गई थी, जो उन पर खरा उतरता था, उन्हीं को वो वोटिंग राइट्स मिलते थे। ऐसा हम पढ़ के आए 1919 के कानून में। ये 1919 के कानून ने सभी लोगों को मताधिकार दिया? तो आप ध्यान रखना, बोलना है कि सीमित था। उस टाइम भी जो इन 3 मापदंडों पर खरा उतरता था, उसी को वोटिंग राइट्स
मिलते थे। ठीक है। तो क्या इसमें फिर क्या किया गया 1935 में? इसमें यह किया गया कि जो पहले जितने लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे, अब और लोगों को भी वोटिंग राइट्स दे दिए गए। इसका मतलब क्या है? मताधिकार का विस्तार हुआ। मान लो पहले 100 में से 10 लोगों को वोट डालने का अधिकार था, तो अब इन्होंने कहा नहीं, 100 में से 15 लोगों को अब वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो केवल क्या हुआ, मतों का जो अधिकार था वो कुछ एक और लोगों को दे दिया गया। और करीबन करीबन अब कितनी जनसंख्या के पास वोटिंग राइट्स आ गए थे? 10%। कितनी जनसंख्या थी जिसके पास वोटिंग राइट्स थे? मात्र 10% पब्लिक थी जो वोट डालती थी। तो अभी भी मताधिकार कोई ऐसा नहीं है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था कि सबके पास वोटिंग राइट्स हो। अभी भी कुछ ही लोग, मात्र 10% पब्लिक ही थी जो वोट डालती थी। ओके। अब देखो 9 नंबर, देश की करेंसी और देश की क्रेडिट, देश की मुद्रा और देश की साख, उसके लिए अब इसमें बात की गई कि हम एक रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, देश की भाई, देश की करेंसी जारी करना, देश की उस साख को, जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, उस साख को बना करके रखना। ये इकोनॉमी के टर्म्स आ गए हैं। तो आप केवल इतना मोटे तौर पर समझ लें पॉलिटी के हिसाब से, कि देश के अंदर करेंसी कौन जारी करेगा, देश के अंदर मुद्रा कौन जारी करेगा, किसके दिशा निर्देशन में छपेगी, कितनी मात्रा में हमें देश में मुद्रा को रिलीज करना है, जारी करना है, देश की जो साख है, जो वित्तीय साख है, वो बना करके रखना, इन सब कामों के लिए हमें एक बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें ये बात की गई कि अब हमें एक बैंक बनाना पड़ेगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम अब बोलते हैं ना आरबीआई। तो उस आरबीआई की बात किस में आ रही है? उस आरबीआई की बात आई थी 1935 के एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात इस 1935 के कानून में की गई थी। अब देखते हैं आगे और इसमें क्या किया गया था। अब देखो, आपको ध्यान आ रहा हो तो 1919 का जो कानून था ना, 1919 के कानून में हमने एक बात की थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात। 1919 ने कहा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, और फिर 1926 में हुई थी, और रोस बर्कर उसके पहले अध्यक्ष बने थे, और 1923 के ली आयोग ने उसकी स्थापना करने की सिफारिश की थी। ऐसा हम 1919 में पढ़ के हैं, ली आयोग था, 23 का था, 26 में इसकी सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, रोस बर्कर उसके अध्यक्ष थे। तो अब इसमें क्या किया, अब इसमें कहा कि दो तरह के आयोग होंगे हम, क्योंकि अब देखो प्रांत भी हैं और संघ भी हैं, तो इन्होंने कहा केवल एक ही आयोग नहीं, उसमें तो केवल कहा गया था केवल केंद्र का लोक सेवा आयोग होगा जो केंद्र के लिए भर्तियां करेगा। अब इसमें कहा नहीं, दो तरह के आयोग होंगे, एक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और एक जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आरपीएससी हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग। और संघ, जितनी भी जो केंद्र की जो नौकरियां होंगी, तो सारी नहीं, जैसे मान लो आईएएस की जो परीक्षा है, हम बोलते हैं जिसको, मतलब यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है, तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कौन कराता है? यूपीएससी। और वहीं सिविल सेवकों की स्टेट के लेवल पर कौन कराता है? जो स्टेट का जो लोक सेवा आयोग है, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी। तो आरपीएससी आरएएस का एग्जाम कराती है, यूपीएससी हम मोटे तौर पर देखते हैं कि आईएएस का एग्जाम वो कराती है। तो अब ये जो संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ की नौकरियां, जो संघ के जो लोक सेवक हैं, उनकी भर्ती परीक्षाएं, और प्रांतीय लोक सेवा आयोग प्रांत के स्तर के जो लोक सेवक हैं उनकी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। तो इसमें ध्यान रखना, ये तीन तरह के आयोग की बात हो रही है, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब ऐसे लोक सेवा आयोग जो दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही हो। जैसे राजस्थान का अपना लोक सेवा आयोग है, हरियाणा का अपना है, एमपी का अपना है। और अब अगर अपन ये कर दें कि नहीं, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग लोक सेवा आयोग बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही आयोग बना लेते हैं, और वो एक ही आयोग दोनों स्टेटों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करा लेगा, दोनों स्टेटों की परीक्षाएं संभाल लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इसमें इसकी भी बात की गई, संयुक्त लोक सेवाएं। और क्या था? संघीय न्यायालय। ध्यान रखना, ये बात में जब पहले, सबसे पहले अपनी पहली क्लास हुई थी ना, 1773 वाली, तब भी मैंने बात की थी कि भाई अब तो जो बात हो रही है वो उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है।
फेडरल कोर्ट की बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो उस टाइम हमने उच्चतम न्यायालय की बात की थी, फिर हमने ये कहा था 1774 में उच्चतम न्यायालय आ भी जाएगा, कलकत्ता में बन भी जाएगा। यहां पर है ना फेडरल कोर्ट की बात हो रही है, संघीय न्यायालय की बात हो रही है, शब्दों में कहीं घूम मत जाना आप। यहां पर ये क्या कह रहा है, एक संघीय न्यायालय होगा जो संघ के मामलों को देखेगा। वो तो इसमें 1935 के कानून में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय की नहीं, संघीय न्यायालय शब्द ये लिखा हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। और ये बना कब, 1937 में। ये बनेगा कब, 1937 में। अब देखो आपको याद आ रहा हो, साइमन कमीशन ने कहा था कि बर्मा को बहुत दिन हो गए आपने भारत के साथ चिपकाया हुआ, अब भारत को उससे अलग करो, बर्मा का प्रशासन अलग से चलना चाहिए, भारत का प्रशासन अलग, यानी भारत और बर्मा को अलग अलग कर दो। अब पहले तो क्या हो रहा था, जो भारतीय जो प्रशासन था, वो भारतीय प्रशासन ही बर्मा का प्रशासन देख रहा था, जो भारत की जो सरकार थी वही बर्मा को चला रही थी। अब इन्होंने कहा बर्मा भारत से अलग होगा। तो ऐसा ही साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिश में कहा था। तो ये लो, अब बर्मा को भी भारत से अलग कर देते हैं, कर दिया साहब। और बताओ, उड़ीसा और सिंध नए प्रांतों की बात थी, ऐसा कुछ था साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। तो इन्होंने कहा लो साइमन जी, आपको क्यों नाराज करें, बना देते हैं, उड़ीसा बन गए और सिंध बन गया, ठीक है। फिर इसने और इस कानून में क्या कहा, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, साइमन वाला याद करो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आपको इंतजाम करने पड़ेंगे अल्पसंख्यकों को, ताकि कोई नुकसान नहीं हो। तो इस कानून में भी अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपाय किए गए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए उसमें। कुल मिला के अल्पसंख्यकों की बात इस कानून में की गई। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और देख लो और क्या क्या हुआ इसमें। ये इसमें है ना, ये कानून में ये बड़े फैक्ट हैं। संघीय रेलवे प्राधिकरण, ये संघीय रेलवे प्राधिकरण, एक रेलवे के लिए ये एक प्राधिकरण बनाया गया, एक संस्था बनाई गई थी संघ के लेवल पर, कि पूरे देश के अंदर जो रेलवे का संचालन है वो ये करेगा, संघीय रेलवे प्राधिकरण, ये पूरी रेलवे की सारी व्यवस्थाएं संभालेगा। तो एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी बात इसमें थी, ठीक है। महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की जांच हेतु भारत के महालेखा परीक्षक, तो ध्यान रखना, किसकी, महालेखा परीक्षक। अब आपके प्रश्न आ गया कि क्या इसमें एक पूरे भारत के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात थी, बिल्कुल। इसमें यह भी थे कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे जो प्रांतों के लेखा, लेखा का मतलब होता है अकाउंट्स, अकाउंट्स को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, लेखा। तो ये जो भी प्रांत हैं, जो भी राज्य हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का मतलब कितना पैसा राज्य की सरकार के खजाने में आया, वहां से कितना पैसा किन किन कामों पर खर्च हुआ, उन सब का जो हिसाब किताब रखना है वो होते हैं लेखे। लेखे का मतलब होता है अकाउंट्स, कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितना